हेलो दोस्तों, मैं किशन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस बहुत ही सरल और रोचक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिजिक्स की क्लास, और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लेसन नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ओके, ये लेसन नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 लेसन नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 पहले से ही आपको अपलोड कर दिया गया था, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा उसमें, क्योंकि हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं और उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जब पार्ट 2 देखेंगे तो इससे हम इसमें जो है कुछ बड़े क्वेश्चंस लेने वाले हैं, इनको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने लेसन जिसका जो पार्ट 1 था उसको अगर नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पहला वाला वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मिल जाएगा आपको लिंक, और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पहला वाला वीडियो। ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हां, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, हम लोग लेते हैं इसके क्वेश्चंस। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर पहला हमने लिया है, क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 और -a,0 पर स्थित है। मतलब दो क्यू आवेश की दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ठीक है, जिन पर आवेश क्या है, प्लस क्यू। एक वस्तु पर आवेश है प्लस क्यू, दूसरी भी वस्तु पर आवेश है प्लस क्यू, और बताया गया है दोनों कहां पर स्थित हैं, एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष इस तरह से होता है, तो एक्स अक्ष का मान लिया ये है हमारा मूल बिंदु, और इधर कहीं पर होगा वाई अक्ष। ओके, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष बोला जाता है, ये वाई अक्ष बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, ये माइनस वाई अक्ष होता है। ठीक है, इतना हमें मालूम है, और इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिससे हम 0,0 कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कहां पर स्थित है, बताया है एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 और -a,0 पर स्थित है। कहां स्थित है, a,0 पर एक ये वस्तु स्थित है, और ये -a,0 पर ये वाला वस्तु स्थित है। ध्यान से देखिएगा जरा, a,0 कहां पर होगा, a मतलब एक्स अक्ष पर कहीं पर भी a होगा, और y 0 है यहां पर, मतलब a,0 ये बिंदु हमारा हो जाएगा, और -a है तो मूल बिंदु के इधर साइड में आ जाइए, a दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है, a दूरी पर, और यहां पर a,0 बिंदु हो गया। यहां पर -a की बात की है तो एक्स अक्ष के इधर साइड में आएंगे, क्योंकि माइनस की तरफ आना है, तो माइनस का a यहां से यहां तक की दूरी हो गया। ठीक है, ये भी a दूरी है, लेकिन ऋणात्मक दूरी तो ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन बस हमारा डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो माइनस इसीलिए हमने दिखाया कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एक बिंदु स्थित है, मान लिया a है ये और b है ये। अब इन दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई है, a यहां से यहां तक की, a यहां से यहां तक की, मतलब हम कह सकते हैं दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी जो हो जाएगी वो 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। हमने चित्र को समझ लिया। ठीक है, आगे बताया क्या गया है, स्थित हैं। नंबर 1 क्या करना है, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। चित्र द्वारा हमें स्थिति कैसे दर्शाना है भाई, यहां पर हमारे पास आवेश था एक प्लस क्यू और एक था माइनस क्यू, तो मतलब एक हमारा आवेश यहां पर प्लस क्यू कहां पर था, a,0 पर, मतलब यहां पर हमारा प्लस क्यू आवेश है और यहां पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की टोटल दूरी 2a है। ये हमने चित्र द्वारा दर्शा दिया है। पहला हमारा इसका पार्ट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा। बताया गया है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब इस मूल बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, V = क्या होता है, KQ/R। KQ/R होता है मूल बिंदु का फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, मूल बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। हम पहले बिंदु A के कारण विभव ज्ञात करेंगे, B के कारण ज्ञात करेंगे, A और B दोनों के कारण विभव ज्ञात करेंगे, और बाद में दोनों को जोड़ लेंगे, यहां पर कुल विभव हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु A पर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें विभव ज्ञात
याद करना। और एक बात याद रखिएगा, ये दोनों आवेश तो थे प्लस के ही थे बच्चा, हमने माइनस के यहाँ पर धोखे से ले लिया, ठीक है। तो दोनों आवेश प्लस के थे। अब हम देखते हैं इस प्लस के आवेश के कारण यहां पर विभव क्या हो जाएगा, मतलब ए के कारण बी पर कितना विभव हो जाएगा। तो हमने मान लिया है ए के कारण जो विभव बनेगा जाके बिंदु इस मूल बिंदु पर जिसे हम ओ कह रहे हैं, तो उसे हमने वी ए लिख दिया, ठीक है। वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो फॉर्मूला हो गया के क्यू, क्यू कितना है तो क्यू क्यू ही है, आर आर कितना है, दूरी यहां पर ए है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि ए से ओ की दूरी कितनी है, ए, तो के क्यू अपान ए हो गया। के क्यू अपान आर की जगह पर क्या हो जाएगा, के क्यू अपान ए। इसी प्रकार अगर हम इस वाले आवेश की बात करें, इस वाले आवेश के द्वारा बिंदु ओ पर विभव क्या हो जाएगा, जिसे हम वी बी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा, के क्यू अपान आर। लेकिन यहां से बी से ओ तक की दूरी कितनी है, इसकी भी ए है, तो आर की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, ए लिखने वाले हैं। तो वी ए बराबर के क्यू अपान ए, वी बी बराबर के क्यू अपान ए। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए पर कुल विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखते हैं बिंदु ए पर कुल विभव क्या हो जाएगा भाई। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। मतलब कहने का यह है कि v इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, और वी ए प्लस वी बी जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हम इधर जोड़ के दिखा दे रहे हैं, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी ए कितना है, तो वी ए है के क्यू अपान ए, और वी बी कितना है, के क्यू अपान ए। अब ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा के इंटू क्यू क्यू, टू क्यू अपान ए हम लिख सकते हैं, ठीक है, या टू के क्यू अपान ए लिख सकते थे, हमने के इंटू टू क्यू अपान ए लिख दिया है। अच्छा, के का वैल्यू क्या होता है, तो हमने बताया था के इज इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी हमसे तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो गया, के की जगह पर लिख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 क्यू अपान ए, ओके। तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका जो मूल बिंदु पर विभव का, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया है, मूल बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू अपान ए, ठीक है। ये आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या कहा गया है भाई, थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v इज इक्वल टू कितना होगा। हमें सिद्ध करना है वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो v होगा वो होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होने वाला है, 2 क्यू अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। कहां पर सिद्ध करना है, इतना सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर, मतलब ये तो एक्स अक्ष था, यहां पर वाई अक्ष के किसी बिंदु पर हमें विभव अगर ज्ञात करना है तो हमें इतना सिद्ध करना है भाई। निकालते हैं और इतना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, हम मान के चलते हैं ये तो हमारी दूरी ए थी और वाई अक्ष पर दूरी ये हम मान लेते हैं वाई ही है। कितनी है, वाई ही है। वाई अक्ष पर दूरी है, इसको हमने वाई मान लिया है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अब हमें इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है यहां पर, इसका नाम दे देते हैं हम सी। बिंदु सी पर विभव ज्ञात करना है, मतलब वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु सी पर हमें विभव ज्ञात करना है। और बिंदु सी पर विभव ज्ञात करने के लिए जरूरत क्या है, हमें सबसे पहले जरूरत है कि इस आवेश की बिंदु सी से दूरी कितनी है और इस आवेश की बिंदु सी से दूरी कितनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये दूरियां निकालेंगे कि ए से सी की दूरी कितनी है और फिर बी से सी की दूरी कितनी है, निकाल रहे हैं। यहां पर हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें लंब दिया है y, आधार दिया है a, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम कह सकते हैं y स्क्वायर लंब स्क्वायर हो जाएगा और आधार है हमारा a, ये a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ओके। तो AC बराबर में हो गया है रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम BC की बात करते हैं तो वो भी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हो जाएगा, मतलब AC और BC दोनों ही बराबर होने वाले हैं, ठीक है। कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी कहिए, सेम चीज होगी। अब हमें क्या करना है बच्चा, हमें क्या करना है, यहां पर विभव ज्ञात करना है और विभव इसके कारण निकालिए, इसके कारण निकालिए, दोनों को जोड़ लीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू, पहले हम va निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, प्लस vb निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। चलो हम निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू va क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने v का बताया था, के क्यू अपान आर। क्या होता है, के क्यू अपान आर। तो ये हो जाएगा के क्यू मतलब आवेश तो क्यू है, अपान आर, आर का मतलब होता था दूरी, और यहां से इसकी दूरी जो है ए की सी से कितनी दूरी है, तो अभी हमने बताया ये कितनी दूरी है AC की, निकली है
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, तो यहां पर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार वीबी की बात करेंगे तो वीबी की बात करेंगे तो यहां पर भी वही हो जाएगा के क्यू अपान आर, यहां पर भी दूरी तो वही होगी, तो यही हम लिख देते हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ते हैं जरा इनको तो हम क्या कर देंगे, के अभी जैसे हमने किया था के इंटू 2q अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चा हमें पता है के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2q अपान में हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया है विभव, जो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही हमने सिद्ध कर दिया है। हमने तीनों ऑप्शन इसके कर दिए हैं। पहला हमें दर्शाना था केवल, दूसरा हमें बिंदु O पर हमें विभव ज्ञात करना था, निकाला था, और तीसरा हमें इसके किसी भी हम कह सकते हैं YH के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना था, यह सिद्ध करना था। हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है, अब ध्यान से एक बात याद रखिएगा, हम एक बात इससे पहले आपको बता देते हैं कि जरूरत क्या है। आपको जब भी विभव को जोड़ने की बात करेगा, विभव तुल्य विभव की बात करेगा, तो v = v1 प्लस v2 प्लस v3 जितने भी विभव होंगे हम जोड़ते चले जाते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन ध्यान में नहीं रखना होता है, मतलब वो इधर हो या इधर हो, प्लस का हो माइनस का हो, हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर माइनस का v2 है तो माइनस का कर दिए, घट जाएगा, अगर प्लस का है तो प्लस के सारे जुड़ते चले जाएंगे। मतलब है कि जो विभव होता है वो डायरेक्शन पर बेस नहीं होता है, याद रखिएगा। मान लिया यहां पर कोई आवेश है और यहां पर कोई आवेश है और यहां पर विभव पूछा जाता है, तो इस तरह से इनकी दूरियां होंगी और पूछा जाए यहां पर विभव क्या होगा, ये v1 है, अगर ये v2 है तो यहां पर विभव जो हो जाएगा v = v1 प्लस v2 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा, यहां पर दो आवेश हैं और कह दिया यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र मान लिया हमारा ये E1 है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये हमारा जो है E2 है। अब यहां पर हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है कि इनके डायरेक्शन किधर है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ये भाई अदिश राशि होती है विभव, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, और जब सदिश राशि होती है तो इसका जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे E = तो E1 प्लस E2 हम नहीं कर सकते। यहां पर करते थे हम V = V1 प्लस E2 कर सकते हैं, लेकिन E = E1 प्लस E2 हम नहीं कर सकते कभी भी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्शन भी देखना होता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो परिणामी क्षेत्र होगा वो हम कैसे निकालते हैं, तो E = हो जाता है रूट E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर, यदि इनके बीच का कोण 90 होता है तो। अगर कोण 90 नहीं होता है तो फिर आज ये हो जाता है 2E1 E2 cos थीटा। ओके, और यहां पर cos 90 अगर हो जाएगा, 90 कोण होगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वाला टर्म ही 0 हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं यदि बीच का कोण 90 हो तो ऐसी स्थिति में हमारा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिख रहा है। संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। ठीक है, यहां पर आपको चित्र एक दिया गया है, इस तरह का यहां पर चित्र दिया है। एक दो आवेश यहां पर हैं, एक प्लस q यहां पर आवेश है और यहां पर कोई आवेश दिया गया है माइनस का 3q आवेश यहां पर दिया गया है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, तो ध्यान से देखिए, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर दी गई है। कितनी है, 1 मीटर दी गई है। और हमें क्या करना है, बताना है कि विभव कहां पर शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होगा, ये हमें दोनों बातें बतानी है। ठीक है, तो विभव अगर हमें शून्य करना है, ध्यान से देखिएगा, अगर विभव शून्य करना है तो इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो और इसके कारण जो उत्पन्न होगा विभव वो दोनों बराबर होने चाहिए और विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। मतलब इसके कारण, प्लस के कारण जो विभव होता है पॉजिटिव होता है, माइनस आवेश के कारण जो विभव होता है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला आवेश मतलब विभव और निगेटिव वाला विभव दोनों बराबर होगा तभी 0 होने वाला है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि कोई भी बिंदु इधर होगा। मान लिया हमने कोई बिंदु है यहां पर, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और यहां पर कोई बिंदु C है जहां पर विभव हमारा शून्य होने वाला है। देखते हैं ये C बिंदु कहां पर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु C पर विभव शून्य होगा। क्या होगा, विभव
शून्य होगा। यदि यहां पर शून्य होगा तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी दूरी जो है यहां से कितनी है, x है। ठीक है, यहां से a से c की दूरी कितनी है, x है। तो इधर वाली दूरी बताइएगा कितनी होगी। तो टोटल 1 थी, टोटल 1 से ये x घट जाएगा तो इधर बचेगा भाई 1 माइनस x मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर x थी और उधर साइड में क्या बचेगी, 1 माइनस x, क्योंकि टोटल कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं यहां पर विभव, दोनों तरफ के विभव बराबर होना चाहिए। इधर वाला विभव और उधर वाला विभव बराबर होगा और विपरीत चिन्ह का होगा, तभी 0 होने वाला है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो परिणामी विभव है ये वाला, वो v1 प्लस v2 हमारा जो निकल के आना चाहिए, मतलब इसका और इनका जो जोड़ निकल के आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। लेकिन v2 कैसा होगा, तो v2 तो भाई माइनस का होगा, क्योंकि ये v1 प्लस का है तो v2 किसका होना है, माइनस का। अर्थात v1 माइनस v2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अर्थात v1 बराबर होना चाहिए v2 के। v1 क्या होगा, v1 फार्मूला बताया है ना, v का फार्मूला होता है kq अपान r। तो हम लिख देंगे यहां पर q कितना है, तो q ही है, अपान r कितना है, मतलब दूरी कितनी है, a से c की दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर, सॉरी x ही केवल रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, kq अपान r, यहां पर भी होगा तो ये हो जाएगा q की जगह पर हमें क्या लिखना है आपकी बार, यहां पर 3q लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 3q। हमने क्यों लिखा, माइनस का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने माइनस यहां पर पहले ही लगा दिया था। ठीक है, हम यहां पर वैसे v1 प्लस v2 करना चाहिए था, हमने यहीं पर माइनस कर दिया था, इसलिए हमने माइनस यहां पर नहीं लिखा है। kq अपान में क्या हो जाएगा, अपान में r, लेकिन यहां पर r कितनी है, c से b की दूरी जो कितनी है, 1 माइनस x है, तो यहां पर लिख दिया हमने 1 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, k से k कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपान x बचा है, और बराबर में यहां पर 3 अपान 1 माइनस x बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का x के साथ में गुणा क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस x का गुणा करेंगे तो 1 माइनस x, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, x को एक तरफ लेके आते हैं। ठीक है, x जब इधर आएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा भाई 3x प्लस का x आएगा बराबर में 1, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। अब भाई x इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या है, 1/4, मतलब x जो है 1 मीटर टोटल थी, x क्या हो जाएगी, 1/4 मीटर, क्या हो जाएगी, 1/4 मीटर। 1/4 मतलब 1 मीटर का चौथाई, और 1 मीटर का चौथाई जिसे हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि प्लस q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C है, और यहीं इसी बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। मतलब प्लस q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु जो विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट बताया गया है, इसका जो सेकंड पार्ट क्या बताया गया था, इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। यह भी हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। अब भाई क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें डायरेक्शन देखना होगा। मैंने बताया ना, अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां पर डायरेक्शन देखना होगा। हम देखें प्लस क्यू आवेश का, अगर यहां पर कोई भी बिंदु माने जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ध्यान से देखें, इसके बीच में कोई भी बिंदु ले लें तो जरा एक बार कल्पना करके देखिएगा, प्लस क्यू आवेश यहां पर है, प्लस क्यू आवेश कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरह से होगी, और माइनस क्यू आवेश कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश की ओर होगी, अर्थात वो भी इसी दिशा में होगी। और दोनों दिशाएं, अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर कभी भी शून्य नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इनके बीच में किसी भी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, सॉरी वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का यह है इनके बीच में तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, अर्थात हम कह सकते हैं इनके बाहर कोई बिंदु ऐसा हम ले लेते हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा शून्य। हमने मान लिया है बिंदु डी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि प्लस के कारण यहां पर क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। प्लस के कारण क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और माइनस के कारण क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होगी। यहां पर हो सकता है कि क्षेत्र जो हो जाए शून्य हो जाए। चलो हम देखते हैं यहां पर क्षेत्र कैसे शून्य होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्षेत्र को शून्य मानते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहां से यहां तक की दूरी को कुछ मान लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक की, मतलब इस ए से डी तक की दूरी को हमने मान लिया है पी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बिंदु पी मान लिया है, ए से बी डी तक की दूरी को हमने P मान लिया है। अब B से D तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो B से D तक की दूरी हो जाएगी 1, ये पूरी थी, एक यहां से यहां तक थी, एक में P जुड़ जाएगा, मतलब 1 प्लस P हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर A से D तक की दूरी को हमने P माना है तो B से D तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 यहां से यहां तक थी, 1 में ये D जुड़ गई तो 1 प्लस P हो जाएगा। ठीक है, D नहीं है P। ठीक है, तो 1 प्लस P हो जाएगा। अब हम निकालते हैं यहां पर वैद्युत
क्षेत्र, और हमें मालूम है कि अगर शून्य विद्युत क्षेत्र करना है तो दोनों ये E1 वाला जो विद्युत क्षेत्र है और E2 वाला जो विद्युत क्षेत्र है दोनों विपरीत दिशा में घटेंगे, लेकिन जब बराबर होंगे तभी तो घट के 0 आएगा, अर्थात E1 और E2 बराबर होने चाहिए तभी तो शून्य आएगा, अर्थात E1 शुड बी इक्वल E2 के। अब E1 का फॉर्मूला, E विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, KQ/R², ये फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E1 की जगह पर हम करेंगे K, इसके बाद में Q यहां पर क्या है, तो Q यहां पर है हमारा ये वाला, अब पहले की बात कर रहे हैं Q और अपान में R, यहां पर R देखिएगा, यहां A से D तक की दूरी जो है P हमने मानी है, तो यहां पर P² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R² नहीं बल्कि यहां पर क्या होगा P², इक्वल में आगे हो जाएगा E2 का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R², तो यहां पर K हो गया K, Q यहां पर कितना है, तो Q कितना है माइनस का 3Q, लेकिन माइनस का तो हमें लिखना नहीं है तो हो जाएगा 3Q अपान में R, यहां पर ध्यान से देखिए R कितना है, B से D तक की दूरी क्या हो जाएगी 1 + P है, तो R² मतलब 1 + P² हो जाएगा, इस तरह से करना है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे भाई, K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बचने वाला है, तो हम देख रहे हैं तिर्यक हम अगर गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 3P² इज इक्वल टू में इनका मल्टीप्लाई 1P का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 + P का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम 3 को स्क्वायर में लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो पुनः 3 हो जाएगा, ठीक है। हम स्क्वायर से स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3P इक्वल में 1 + P, अब P को इधर लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, √3P माइनस का P आएगा बराबर में 1 हो जाएगा, इसको हम यहां पर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर कॉमन ले लेंगे P, तो ये क्या बन जाएगा √3 - 1 इक्वल में 1, यहां पर P इक्वल हमें निकालना है तो 1 अपान में आ जाएगा √3 - 1। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, √3 - 1 है बच्चा, √3 + 1 से हर अंश में गुणा कर देंगे, तो √3 + 1 से हर अंश में गुणा करिए, √3 + 1 से हम हर अंश में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये P इक्वल √3 + 1 ऊपर है, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, अलग अलग स्क्वायर करिएगा जरा, ठीक है। तो अलग अलग स्क्वायर हम अगर करें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, हम कह सकते हैं P इक्वल टू √3 + 1 अपान में 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें √3 का वैल्यू रखना है, क्योंकि इसमें आंसर इस तरह से नहीं दे रहे। √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.732 होता है और अपान प्लस में 1 और अपान में 2, हम जब इनको जोड़ेंगे तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2.732 अपान में 2 हो जाएगा, और कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 2 2 3 6 और 2 6 12 ऐसे आएगा, दशमलव में इतने मीटर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि बिंदु P जो है, जो बिंदु P है, मतलब ये P जो दूरी है कितनी है, 1.36 मीटर है, अर्थात P दूरी पर या फिर आवेश Q से P दूरी पर या आवेश Q से 1.36 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु D पर वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा और इसको हम लोग जल्दी से समझते हैं, ठीक है। बस फंडा याद रखिएगा, जो भी बताया गया है बस उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन को केवल समझना होता है फिर करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2√2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। हम ध्यान से देखें, इस तरह से हम एक वर्ग बना लेते हैं, 2√2 मीटर की भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 2√2 2√2 और 2√2, ठीक है। ये हम बिंदु मान लेते हैं A B C और D, एक वर्ग है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है, 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश, 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यहां पर भी होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यहां पर भी होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम और यहां पर भी होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है, 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा गया है। अब बताना क्या है, हमें बताया गया है
इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर, इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। चलो, केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? जो विभव बनाते हैं, आवेश हमेशा बनाते हैं, तो आवेश की उस बिंदु से दूरी पता होनी चाहिए जो जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लिया बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसे हम केंद्र कहते हैं, तो इस A से O की दूरी, B से O की दूरी, C से O की दूरी और D से O की दूरी पता होनी चाहिए। हमें दूरियां अभी नहीं पता है नॉर्मल स्थिति में, तो हम क्या करते हैं, इनकी दूरी निकालते हैं। हमें पता है कि ये वर्ग है और यहां पर हम इस तरह से इनको मिलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा, हमें पता था ये टोटल कितनी थी, 2√2 थी। 2√2 अगर पूरी थी, 2 रूट थी, तो यहां पर 1 रूट ये हो जाएगी और 1 रूट ये हो जाएगी। √2 मिलकर के टोटल 2 रूट थी, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, √2। इसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 2√2 है, और इसकी अगर आधी हम कर दें, इसकी हम आधी कर दें, तो ये भी √2 यहां पर होगी। ये √2 है, तो इसका मतलब ये भी √2 है। तो ये √2 है, ये √2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ये 2 हो जाएगी। कैसे भाई, निकाल लेते हैं जरा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इसको हम बिंदु अगर मान लें, कुछ भी मान लें यार, यहां पर मान लेते हैं P, तो इस बिंदु P पर हम यहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएं त्रिभुज OPB में, तो क्या हो जाएगा, OB मतलब कर्ण स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का 2 और √2 का स्क्वायर 2। OB बराबर में रूट का 4 हो जाएगा और OB बराबर में आ जाएगा 2 मीटर, या 2 मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी है हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, हमारे पास मीटर था तो 2 मीटर हो गया है, मतलब ये है 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो ये वर्ग था, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा। मतलब हर आवेश की दूरी, यहां पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करने की बात नहीं है। दूरियां कितनी हैं, प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो 2 मीटर ही है। 2 मीटर यहां, 2 मीटर यहां, 2 मीटर यहां, हर आवेश की दूरी हमारे पास 2 मीटर है। अगर आवेश की दूरी 2 मीटर है तो हम अब विभव निकालते हैं, मतलब बिंदु केंद्र पर विभव, ठीक है। तो केंद्र पर विभव, और केंद्र पर विभव हम कैसे निकालेंगे, तो विभव का फॉर्मूला हमने बताया था, विभव VA ए वाले का, फिर VB, VC और VD, क्योंकि हमें जो विभव है, विभव का हमें डायरेक्शन नहीं देखना होता, सब ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं V इज इक्वल टू VA। VA क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है V का KQ/R, तो यहां पर हो जाएगा K। Q कितना है, तो इस वाले स्थान पर Q कितना है, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है, अपान R। R कितना है, दूरी कितनी है, 2 है, तो यहां पर 2 लिख दिया। भाई इतना है हमारा अगर V1, तो हमें पता है VA अगर इतना है तो VB भी इतना होगा, क्योंकि आवेश हर जगह बराबर है और दूरी भी हर जगह बराबर है। तो VA इतना आया तो VB भी इतना होगा, VC भी इतना ही होगा और VD भी इतना होगा, और सबको रखेंगे तो ये 4 गुना, हम कह सकते हैं VA का 4 गुना कर लें तो ये VA, VB, VC, VD का सबका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हम 4 गुना कर देते हैं, तो ये चारों का हो गया है। अब हम कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, K × 10⁻⁻6 और इंटू में ये है 4। तो K का वैल्यू हमने बताया था, K का वैल्यू होता है 1/4πε0। क्या होता है, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसी का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। याद रखिएगा, ये मैंने जब थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी लेसन नंबर 1 वाली, तो मैंने इसको विधिवत आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। तो K का वैल्यू यहां पर लिख देते हैं 9 × 10⁹, इंटू में 10⁻⁻6 है और इंटू में 4 है। 9 और 4 का मल्टीप्लाई विद 9 चौक 36 हो जाएगा। गुणे में 10 की पावर कितनी बचेगी, 9 प्लस की है 6 माइनस की है, बचेगी 3। तो इसे बोल देंगे इतना वोल्ट, या फिर दशमलव लगाना चाहते हैं तो V = 3.6 × 10⁻³ है, तो 1 4 हो जाएगी वोल्ट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसके केंद्र पर जो विभव होगा, केंद्र पर विभव कितना होगा, 36 × 10⁻³ वोल्ट कहिए, या फिर 3.6 × 10⁻⁴ वोल्ट
कह सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और एक बात बता दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, भाई अगर कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप इसी तरीके से पूरी इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप चैप्टर्स देख सकते हैं। और यहां पर आप न्यूमेरिकल्स भी अब पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर शुरुआत से आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 हमने डाल दिया है, वास्तव में हम लोग इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संलग्न चित्र में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, संलग्न चित्र में वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर बताया गया एक चित्र दिया गया है और इस तरह का एक चित्र दिया है। ठीक है, वर्ग, और हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसके आवेश भी दिए गए हैं। यहां पर Q1 है और यहां पर क्या है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है और यहां पर Q4 है। हमें क्या करना है, इन सभी की, यहां पर ये एक केंद्र है और ये दूरियां यहां पर बताई गई हैं B हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये दूरी B है, ये दूरी B है, ये दूरी B है और ये दूरी B है। ये इसका केंद्र है। इस केंद्र का कोई नाम नहीं दिया गया है, हम इसको नाम दे देते हैं P। और इस बिंदु P पर हमें, या फिर केंद्र को नाम दे देते हैं यार O। ठीक है, बिंदु O पर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलो वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका 2 पार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 पार्ट सबसे पहले हल करते हैं। दिया है Q1 बराबर Q3, मतलब Q1 बराबर Q3 बराबर में दिया गया है प्लस 2 माइक्रोकुलाम, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, मतलब Q1 और Q3, Q1 भी 2 माइक्रोकुलाम है और Q3 भी 2 माइक्रोकुलाम है, मतलब Q1 Q3 दोनों बराबर हैं, 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम। इसी प्रकार आगे दिया है Q2 Q4, Q2 और Q4 ये दोनों बराबर हैं, कितना दिया गया है, तो ये दोनों दिए गए हैं -2 माइक्रोकुलाम, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बिंदु O पर, सबसे पहले हमें बिंदु O पर ज्ञात करना है वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र। चलो हम ज्ञात करते हैं बिंदु O पर वैद्युत विभव। बिंदु O पर लिखें, बिंदु O पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। चलो हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं बिंदु O पर। कैसे ज्ञात करेंगे, तो V इक्वल टू, विभव के लिए हमने बताया था कोई डायरेक्शन देखना नहीं होता है, जैसे भी होगा हम वैसे ज्ञात कर लेंगे। तो VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिखते हैं फार्मूलेस। यहां पर फार्मूला जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर चलो लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा V इक्वल टू क्या बन जाएगा, VA, फॉर्मूला होता है KQ/R, तो Q है A की जगह पर Q1, एक A पर कितना विभव है यहां पर, अच्छा ABC हमने माना नहीं, चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A की बात करें तो A पर आवेश क्या है, Q1 है, तो KQ1/R, R कितना है B, तो ये B हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे की बात करें यहां पर, फिर B के लिए KQ2/R मतलब B, फिर KQ3/R मतलब B। ठीक है, फिर KQ4/R मतलब B है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, Q1 कितना है, तो Q1 है हमारे पास 2, तो 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10⁻⁶। ठीक है, और K/B, ये वो Q1 की जगह पर इतना हो गया ना। इसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लस का Q2 कितना है, तो Q2 कितना है, Q2 है हमारे पास -2 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब यहां पर माइनस का 2 × 10⁻⁶ इंटू में K/B। ठीक है, प्लस KQ3, तो यहां देखिए Q3 कितना है, तो Q3 है 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम है 10⁻⁶ हो जाएगा, और K, ठीक है, Q3 का मान हो गया K/B। इसी प्रकार यहां पर Q4 की बात करेंगे तो Q4 का वैल्यू है हमारे पास -2 माइक्रोकुलाम, हम लिखेंगे माइनस का 2 × 10⁻⁶ K/B। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस का ये है, माइनस का ये है, प्लस का ये माइनस का सेम था, अतः 0 हो गया है, अर्थात बिंदु O पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। इसके बाद में इसी का अभी और क्या करना है, इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र भी तो ज्ञात करना है, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन देखना, जरा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन देखना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
यहां पर ए जो है कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब जगह पर ए Q1 जो है 2 माइक्रोकुलाम है प्लस का, Q3 भी 2 माइक्रोकुलाम है प्लस का, और ये है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम और ये है माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। अब ध्यान से देखिएगा, Q1 जो है प्लस का है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके हमें डायरेक्शन देखना होगा। इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, मतलब EA का डायरेक्शन ये है। फिर E3 का डायरेक्शन देखिए, EC का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। E3 का डायरेक्शन देखिएगा भाई, E3 ये भी प्लस का है तो ऊपर की ओर होगा। अगर हम ध्यान से देखें, इनका और इनका जो घटाने पर हमें क्या मिलने वाला है, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें घटाना पड़ेगा, और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण उतना ही इसके कारण होगा, क्योंकि आवेश दोनों जगह बराबर हैं और डायरेक्शन विपरीत है और दूरियां तो दोनों की बी हैं ही, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तो बराबर होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण दोनों को हम घटा देंगे। तो E3 से मतलब EA से हम अगर E1 कहें सर, ठीक है, E1 है, ये E3 है, E1 है और ये E3 है, तो E1 से E3 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि E1 और E3 दोनों बराबर होंगे और जब उनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा, इसी प्रकार यहां पर क्योंकि माइनस का आवेश है तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहां पर उसी की ओर होगा, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी इसी की ओर होगा, अर्थात यहां पर भी डायरेक्शन अलग अलग होंगे, मतलब विपरीत होंगे, डायरेक्शन विपरीत है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं डायरेक्शन तो विपरीत हुए हैं, लेकिन यहां पर आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान होंगी, क्योंकि यहां पर भी दूरी तो b है, आवेश भी दोनों के बराबर है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान है और दूरियां भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्षेत्र की तीव्रता तो समान है, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण वो भी घट जाएंगे, अर्थात उनका भी 0 आ जाएगा, इनका 0 हो जाएगा और इनका 0 हो जाएगा। कुल जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र 0 ही आने वाला है, अर्थात इनका कुल वैद्युत क्षेत्र यहां पर क्या होने वाला है, 0। तो हम इसको लिख देंगे कि Q1 तथा Q3 के वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं अपोजिट दिशा में होने के कारण, तथा Q3 तथा Q4 के वैद्युत क्षेत्र या Q2 तथा Q4 के वैद्युत क्षेत्र भी आपस में एक दूसरे को विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त कर देते हैं। इस तरह इस केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह 0 होगा, ठीक है। लगाने की कोशिश मत करना, बस ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि लगाओगे तो फालतू में इतना लंबा लगाना पड़ेगा, फायदा है नहीं कुछ, ठीक है। तो चलो हम लोग ये समझ चुके हैं, चलो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वही हम लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें भी वही चित्र दिया गया है, चित्र तो वही लेना है, केवल यहां पर वैल्यू बदल दिए गए हैं, ठीक है। हम चित्र पुनः वही बना देते हैं, उसी अनुसार हमारा चित्र है। ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, यहाँ पर केंद्र है, और इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दोनों चीजें याद करनी है, ठीक है। हमें पता है कि ये B है, ये B है, ये भी B है और ये भी B है, और ये बिंदु O पर हमें सबसे पहले विभव ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आवेश अब की बार क्या क्या दिए हैं, आवेश यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर Q1 आवेश दिया है। चलो हम विभव ज्ञात करते हैं। विभव V = क्या हो जाएगा, KQ/R, ठीक है। तो Q1 कितना है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें जरा, हम यहाँ पर लिख देते हैं यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, Q1 और Q2 बराबर है 4 माइक्रोकुलाम। क्या है, Q1 बराबर है Q2 बराबर 4 माइक्रोकुलाम। Q1 Q2 अब की बार 4 माइक्रोकुलाम है, और Q3 Q4 जो है, Q3 और बराबर Q4 ये दिया है -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, ये दिए गए हैं। अब हमें बताया है, मान लो कि B बराबर 30 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर B भी दे दिया गया है, कितना है, B बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले बिंदु O पर विभव। तो लिखते हैं बिंदु O पर विभव मतलब V बराबर VA, VB, VC और VD, ठीक है। तो V = KQ/R होता है, तो K रखिए, Q कितना है, तो Q हमारे पास Q1 है, A के लिए Q क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो A के लिए Q1 है, और Q1 कितना है, Q1 है हमारे पास 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 लिख लिया, ठीक है। माइक्रोकुलाम है, 10⁻⁻6 करिए, अपान R कितना है, तो R तो हमारा B है, तो B लिख दिया, ठीक है। प्लस VB का वैल्यू क्या रखोगे, VB का KQ/R, तो K रहा, Q कितना है हमारे पास, तो Q हो जाएगा बच्चा हमारे पास, Q
Q है B पर और B पर विभव है Q2, Q2 का वैल्यू क्या है 4, तो हम इसे भी लिख देते हैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और अपान में R कितना है हमारे पास B ही है। इसी प्रकार VC की अगर बात करें तो VC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, तो VC इक्वल टू आ जाएगा Q कितना है, तो Q है हमारे पास C मतलब 3 पर है, तो Q3 कितना है, Q3 है माइनस का 2, यहां पर हमें माइनस रखना होगा या फिर यहां पर माइनस पहले लगा के चलते, क्योंकि ये माइनस आवेश है यहां पर, अगर माइनस आवेश है तो विभव भी ऋणात्मक ही होगा, अर्थात यहां पर माइनस लिखिए K इंटू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपान में दूरी B ही है। ठीक है, पुनः यहां पर माइनस इसके लिए करेंगे तो फिर वही आ जाएगा K इंटू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपान में B है। ठीक है, तो अब हम इसे जब हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 4 ये है 4 ये है, 4 4 8 हो गया, 8 से 2 गया 6 और 2 से फिर 2 गया, 6 से 2 और गया 4, मतलब जब घटाने पर केवल कितना बचेगा 4 और 4 के अपान में 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और K अपान में B, ये घटाने पर बचेगा इतना, क्योंकि 4 ये था 8 हो गया, 8 में से ये 4 घट गए तो 4 ही बचे, मतलब K इंटू 4 बचेगा घटाने हटाने पर इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपान B, इतना घटा सकते हैं आप लोग, घटाना तो आता ही होगा। अब चलो रख देते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो रखिए K का वैल्यू क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, हमने बताया था अभी K का वैल्यू। ठीक है, इंटू में 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और अपान में B कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 गुणा 10 की पावर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए माइनस 2 से गुणा हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा V बराबर में 9 चौक 36 हो जाएगा 36। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 10 टू पावर 9 से 6 गया बचेगा 3 और बटे में क्या है 30 गुणा 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 30 यहां पर ना करके 3 करिए और यहां पर 10 की पावर केवल 1 बचा दीजिए, 0 1 प्लस का दे दिया तो 1 बची वहां पर माइनस की। ठीक है, तो अब यहां पर इसको काट देते हैं, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, मतलब V बराबर 12 गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगी 1 ये 3 के साथ जुड़ जाएगी 4 बन जाएगी। अगर हम दशमलव लगाना चाहते हो तो 1.2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट आ जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो आ गया, पहले जो विभव हमें निकालना था उसका आंसर आ गया है और इसमें भी बिल्कुल यही आंसर दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें और क्या करना है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे यहां पर ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इनके आमने सामने का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर इनके आमने सामने का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, दोनों का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के बाद में फिर हम लोग उसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहां पर जो आवेश है, यहां पर आवेश और यहां पर आवेश दोनों कैसे हैं, देखो Q1 और Q2, Q1 कितना है 4 माइक्रोकुलाम है, Q2 कितना है 4 माइक्रोकुलाम है, यहां पर -2 माइक्रोकुलाम है और यहां पर भी -2 माइक्रोकुलाम है, तो ये Q4 है जो ये प्लस का है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और माइनस का है, माइनस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन नीचे की ही ओर होगा। ठीक है, क्योंकि उसी की ओर होगा, अर्थात दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों का वैद्युत क्षेत्र यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर भी यही होगा, प्लस का है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा नीचे की ओर होगा। ठीक है, और यहां पर भी इसके कारण जो होगा माइनस का है तो इसका भी डायरेक्शन नीचे की ही ओर होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहां पर भी जुड़ जाएगा, तो इनका परिणामी क्या आ जाएगा, 4 आवेश का इसका है और 2 आवेश का इसका है, तो दोनों का यहां पर मिला करके 6 माइक्रोकुलाम आवेश का हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, पर हमने क्या बताया है कि 4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है और 2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण एक और है, 2 वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो 4 ये 2 ये 6 माइक्रोकुलाम का वैद्युत क्षेत्र इधर बन रहा है और इसी प्रकार यहां पर 4 है ये 2 है तो 6 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये E1 मान लें, ये E2 मान लें और उनका बाद में हम लोग परिणामी निकाल लेंगे। तो हम यहां पर मान रहे हैं ये E1 है दोनों का मिला करके और ये वाला जो नीचे की ओर आ रहा है ये है E2 दोनों का, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है KQ/R² होता है, तो E1 इक्वल टू Q कितना है 6 माइक्रोकुलाम, 4 ये था और 2 ये था, तो 6 माइक्रोकुलाम, तो लिखेंगे 6 गुणा 10 की पावर
6, ठीक है। माइक्रो कूलाम है तो 10⁻⁶ अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। आर कितनी है तो आर तो बी ही है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये E1 हो गया है बच्चा। इसी प्रकार हम अगर E2 की बात करें तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर भी यही होगा भाई। क्या हो जाएगा? K Q कितना है तो Q है 6, क्योंकि 4 वो है और 2 ये है, ठीक है। Q 6 गुणा 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम था अपान आर स्क्वायर। आर कितना था? बी था तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब E1 और E2 का परिणाम ही निकालना है तो E1 प्लस E2 हम नहीं कर सकते। हमने पहले ही बताया था अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे हैं तो इनको हम V1 प्लस V2 नहीं कर सकते। अगर V1 V2 होते, विभव होते तो दोनों को जोड़ देते V1 प्लस V2, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र होते हैं तो उनके बीच का डायरेक्शन हमें देखना होता है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं इनके बीच का जो कोण होगा 90 अंश होगा, क्योंकि वर्ग के कटान बिंदु हैं, इसलिए का जो ये 90 अंश होगा और 90 अंश होता है तो हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है E = रूट में हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। 90 डिग्री है इसलिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। हम चलो इसको हल कर लेते हैं तो E = क्या बन जाएगा? रूट E1 क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर और इंटू में 6 गुणा 10⁻⁻6 का भी स्क्वायर होगा अपान में B स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, B की पावर 4 जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसका स्क्वायर करिए E2 का स्क्वायर तो E2 का स्क्वायर फिर वही होगा, वही तो है, सेम ही तो है दोनों जगह। तो हम क्या करें? इसका दुगना कर दें। बाद में हम क्यों जोड़ेंगे? उनको जोड़ेंगे नहीं, इसका दुगना कर देते हैं। जितना ये है उतना आगे होगा, जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा इसका, तो दोगुना हमने कर दिया, ठीक है। दोनों का जोड़ करके क्या हो जाएगा? एक का लिखा और उसका दोगुना कर दिया, क्योंकि सेम दोनों थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर रूट से बाहर निकालें। क्या निकालेंगे? K स्क्वायर को बाहर निकालो तो K बाहर निकल जाएगा। ये भाई बाहर निकालो दुनियादारी, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिस पर है वो बाहर निकल सकता है, मतलब 6 गुणा 10⁻⁻6 भी बाहर आ गया। B की घात 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो B स्क्वायर ही बाहर निकलेगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 रूट के अंदर ही रहने वाला है। अब हम इसको सॉल्व करें तो E = भाई K का वैल्यू रखिए। K का वैल्यू क्या होता है? 9 गुणा 10⁻9, अभी हमने बताया था। इंटू में 6 है, गुणा में 10⁻⁻6 है, इंटू में रूट 2 भी है और अपान में B क्या है? 30 गुणा 10⁻⁻2, क्योंकि 30 सेंटीमीटर था B का वैल्यू, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 लिखते हैं, का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर B स्क्वायर है तो B स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। तो अब इसको जरा हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? E = ये हो जाएगा 9 गुणे में 6 और गुणे में रूट 2, ठीक है। 6 और रूट 2। अब ये 10⁻9 है, 10⁻6 है, माइनस की है, घटा दीजिए, 10⁻3 बचेगी और बटे में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होगा तो 30 × 900 हो जाएगा, गुणे में 10 की घात कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी, ठीक है। माइनस कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा ये 2 जीरो इसको दे दो तो यहां पर घातें 2 माइनस की कम हो जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या कह सकते हैं? यहां पर हम कह सकते हैं E = हमारा बन जाएगा 9 गुणे में 6 रूट 2 गुणे में 10⁻3 है और अपान में क्या हो जाएगा? अपान में 9 ऐसे लिखिए और 2 जीरो जब इसको दे देंगे तो गुणे में 10⁻−2 बचेगा, ठीक है। तो E = 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 6 रूट 2 गुणे में 10⁻3 है और ये 10⁻2 ऊपर जाएगी, माइनस की है तो प्लस की 2 हो जाएगी और जोड़ देंगे। E = 6 रूट 2 गुणा 10⁻5 हो गया है न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया है वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही आसानी से, केवल फंडा याद रखिए, V के लिए हमें V1 V2 V3 जितने होते हैं डायरेक्टली जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन E1 E2 E3 इस तरह से नहीं जोड़े जाते हैं। हमेशा तब हमें वो देखना होता है उनके बीच का डायरेक्शन, और डायरेक्शन देखते हैं। अगर बीच का 90 अंश कोण होता है तो फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर 90 अंश नहीं होता है और कोई कोण पर होता है, 60 अंश के कोण पर है अगर ऐसे, तो हम क्या करते हैं? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा का फॉर्मूला हम लगाते हैं और फिर हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। बस आप लोग अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज एक बार दोबारा देखिएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी दिक्कत है, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।